कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 बेसिक क्लास आज फर्स्ट शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिक प्रोविजन कंपनी लॉ के कवर करेंगे। ये ICAI का स्टडी मटेरियल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट लेट्स स्टार्ट द कंपनी लॉ। ये चार्ट सबसे पहले देखते हैं। कंपनी लॉ के अंदर हमें पढ़ना क्या है, हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। कोशिश करेंगे हम 2-3 लेक्चर में इसको कवर कर लें ताकि हमारा पूरा जो है कंपनी लॉ बेसिक पूरा कवर हो जाए। तो कंपनी लॉ को पढ़ने से पहले हमें किन किन चीज़ों को कवर अप करना पड़ेगा वो ये चार्ट बताता है। ये चार्ट कहता है पहले कंपनी के आपके फीचर्स आपको पता होना चाहिए कंपनी लॉ के बारे में। कंपनी लॉ क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या हैं। उसके बाद एक कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। राइट, उसके बाद शेयर कैपिटल, शेयर में क्या फ़र्क होता है, MOA कंपनी का क्या है, AOA क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम इस कंपनी लॉ में इस लेक्चर में, चाहे वो 2 लगे या 3 लगे, हम कवर अप करेंगे। बहुत ही स्लोली, आराम से करेंगे, बहुत ही कंसेप्चुअली करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम PDF को रीड करेंगे, और जहाँ पे मुझे लगता है रीड करना ज़रूरी नहीं है वो आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। वेरी क्लियर, राइट। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। कंपनी लॉ क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कंपनी लॉ के बारे में। बैकग्राउंड क्या कहता है, इंट्रोडक्शन हमारे पास है। इंट्रोडक्शन हमारे पास कंपनी लॉ का क्या कह रहा है, देखिए इसको रीड कर लेते हैं। Companies Act 2013 was enacted to consolidate and amend the law relating to companies. The Companies Act 2013 was preceded by Companies Act 1956। जैसा कि हमें पता है पहले 1956 था, उसको अमेंड करके 2013 बनाया गया। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो एक यहाँ पे आ सकता है कि जी प्रीवियस लॉ क्या था 1956 और अब नया लॉ क्या चल रहा है 2013। यानी अब जो हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं वो 2013 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। वेरी क्लियर। चलिए उसके बाद हमारे पास कहता है ड्यू टू चेंज इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द कंपनीज एक्ट। हमें लगा कि हमें रिप्लेस की ज़रूरत है, इसको हमने रिप्लेस किया, हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ने। द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन 470 सेक्शन। नया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हमारे टोटल 2013 एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, जल्दी रिकॉल कीजिए। 470 सेक्शंस हैं एंड 7 शेड्यूल्स हैं। कितने, 470 सेक्शन में एक्ट बनाया गया है और 7 शेड्यूल्स हैं। द एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर आपके पास आता है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल और 29 चैप्टर में पूरा कंपनीज एक्ट 2013 कवर है। सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल। कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ध्यान देता है, ये रेगुलेशंस पे ध्यान देता है, ये स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर। छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भलाई को, उनके बेनिफिट को देखते हुए ये लॉ लाया गया, एक्ट को अमेंड किया गया। राइट, Thus, this enactment seeks to make our corporate regulation more contemporary। और भी बढ़िया तरीके से हमारा कंपनी लॉ गवर्न हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक्ट हमारे पास है। वेरी क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक्ट हमें पढ़ाता है कि ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ये कंपनी लॉ हमारे पास कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 देखिए कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू, कहाँ, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट। इंडिया में जितनी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हैं, चाहे वो प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत हो चाहे नई। इंश्योरेंस कंपनीज वेयर प्रोविजन ऑफ सैड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। अब ध्यान से समझिए, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, इन सब पे इनका अपना एक्ट एप्लीकेबल होता है। मतलब इंश्योरेंस का एक्ट है, बैंकिंग का एक्ट है, इनके अपने एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ दिस सैड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। मतलब जहां जहां पे इंश्योरेंस एक्ट खुद कुछ नहीं बोलेगा वहां पे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगेंगे। मतलब वहां भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, बैंकिंग पे एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे एप्लीकेबल है, और सेम बात यहाँ पे भी एक्सेप्ट वाला प्रोविजन। क्लियर। आगे उसके बाद आगे क्या कहता है, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ
टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई स्पेशल एक्ट के तहत कोई कंपनी फॉर्म की गई उस पर एप्लीकेबल है, और सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स एज सेंट्रल और गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी और कंपनी को जो ऊपर इन चीजों में कवर नहीं हुई इसको भी कवर किया जा सकता है। वेरी क्लियर। चलिए ये तो हमने पढ़ लिया एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद कंपनी मीनिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंपनी की मीनिंग आप इतना समझ लीजिए, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसकी डेफिनेशन किस में दी गई है? इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 220 में दिया गया है। सेक्शन 220 क्या कहता है एक बार देखते हैं। सेक्शन 220 हमारा कहता है कंपनी मीन्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ एज वी शैल प्रोग्रेस अंडर द चैप्टर द मीनिंग ऑफ टर्म कंपनी विल बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट। मतलब कंपनीज को जो पढ़ाया गया है हमें वो क्या है, एक तरीके से लिटरल लैंग्वेज में जी कंपनी क्या है, एक कंपनी एक लिटरल लैंग्वेज में हमको क्या सिखाया गया है, ये है कंपनी की एक लिटरल डेफिनेशन। क्या? कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी है, इसकी यही फीचर्स बन जाएंगे इसके, जब हम कंपनीज के फीचर्स पढ़ेंगे तो सेम विल बिकम फीचर्स। सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है इसका, मतलब मेंबर विल कम मेंबर विल गो, कंपनी ऑलवेज सर्वाइव करेगी, और एक कॉमन सील के तहत कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दिस डेफिनेशन सम ऑफ द मीनिंग एज वेल एज फीचर, जैसा कि मैंने बताया इसी डेफिनेशन में कंपनी के फीचर्स भी हैं। वेरी क्लियर। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये रहे फीचर्स। जैसा कि मैंने बताया था जो सेम डेफिनेशन में हमने पार्ट किया कवर वही यहाँ पे फीचर्स में कवर हो जाएगा। सेपरेट एंटिटी है, मेंबर अलग हैं, कंपनी अलग है, दोनों को आप एक नहीं कर सकते। मतलब कंपनी को जिसने फॉर्म किया है, शेयर होल्डर जो है कंपनी का वो अलग है, और कंपनी जिस नाम से इनकॉर्पोरेट है वो अलग। परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी के पास मेंबर आने जाने का तांता लगा रहता है, कंपनी का मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, मेंबर विल कम एंड गो, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे उसका फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी है, वैसे तो कई टाइप की कंपनी होती है हम आगे देखेंगे, लेकिन नॉर्मली एक कंपनी क्या है, एक लिमिटेड लायबिलिटी की फॉर्म का बिजनेस है। कंपनी एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, कंपनी को चलाया जाता है, एक ह्यूमन बॉडी नहीं है लेकिन हाँ ह्यूमन तरीके से एक्ट करती है, अपने नाम से कॉन्टेक्ट करती है, अपने नाम पे किसी पे शू करती है, इस तरीके से। क्लियर। चलिए ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है जो इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर का जो पार्ट था वो था डिटेल में जो फीचर्स हमने पढ़े उसको डिटेल से दिया हुआ था, वो आप अपने पीडीएफ पढ़ते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको, वो आप पढ़ के डाउट पूछ सकते हैं किसी पॉइंट में अगर डाउट आता है तो। नेक्स्ट पॉइंट जो एग्जाम का फेवरेट है, एग्जामिनर का फेवरेट है, और वो किस में आएगा, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो कॉर्पोरेट व्हील के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, अगर सब्जेक्टिव पेपर है आपका। ऑब्जेक्टिव में तो ये बनता ही नहीं। क्या है कॉर्पोरेट व्हील, देखते हैं इसको। कॉर्पोरेट व्हील का प्रोविजन क्या कहता है? कॉर्पोरेट व्हील कहता है कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू लीगल कंसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो हमने फीचर भी देखा कि कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं। द टर्म कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू कंसेप्ट दैट मेंबर ऑफ द कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनी एक्शन। ऐसा नहीं है भैया कंपनी ने कोई काम कर दिया और कंपनी के मेंबर से उसकी भरपाई हो रही है, ऐसा नहीं चलेगा। ये एक कॉर्पोरेट व्हील है, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। If the company incur any debts or contravene any law, the corporate will concept implies that member should not be liable to those error। बिल्कुल सही बात है भाई, मैंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, अब कंपनी ने कोई एक्ट कंडक्ट कर दिया जिसमें कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो मैं उसमें जिम्मेदार थोड़ी हूँ। तो यहाँ पे एक कॉर्पोरेट व्हील है, एक लाइन है दोनों के बीच में, कंपनी यहाँ है और कंपनी के शेयर होल्डर इधर है, दोनों के बीच में क्या है, लायबिलिटी का पार्टीशन है। ओके, तो इसमें एक केस बड़ा फेमस है सालमन वर्सेस सालमन का, उसको जब आप पढ़ेंगे इस पूरे पीडीएफ से तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इसमें ऐसा केस हुआ कि यहाँ पे कुछ लोगों ने कंपनी फॉर्म की, ठीक है, सालमन वर्सेस सालमन में कंपनी फॉर्म की, डेट लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी क्रिएट जब हो गई तो उसको पे करने की बारी आई, तो ऐसा बोला गया कि कंपनी तो अलग है, कंपनी के मेंबर अलग हैं, तो लायबिलिटी पे नहीं होगी, लायबिलिटी पे नहीं होगी। तो देखा गया, लेकिन यहाँ पे जब इसकी तहकीकात हुई, इस लॉ को ये जब एक कोर्ट के पास केस गया तो वहां पे देखा गया ये तो गलत हो रहा है। क्या कि जिन लोगों ने कंपनी खोली है
वही लोग कंपनी को चला रहे थे और गिने चुने मेंबर थे, और इस तरीके से लोगों को धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों से लोन लेके और फिर कह रहे हैं भाई कंपनी अलग है वो। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट विल का फिर एक्सेप्शन भी दिया गया कि ऐसे ऐसे केसेस होंगे जो भी हम आगे देखेंगे कि वहां पे फिर आप कॉर्पोरेट विल का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। कॉर्पोरेट विल का फिर बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, मतलब कंपनी आप ही की थी, आप ही जिम्मेदारी भुगतेंगे। बात समझ में आ रही? तो सालमन और सालमन आप पूरा जब पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि पता चला जो 2-3 लोगों थे उन्होंने ही लोन लिया और फिर लास्ट में कॉर्पोरेट व्हील का फायदा उठा के इसको लोगों को पागल बना रहे हैं। राइट, ये सालमन और सालमन का केस लॉ था। तो इस प्रोविजन को जब हम आगे पढ़ते हैं पूरा सालमन वर्सेस सालमन में, तो यहाँ पे फिर यही बताया जाता है क्या ऐसा हो सकता है कॉर्पोरेट व्हील को उठाया जा सकता है, मतलब कॉर्पोरेट व्हील के बेनिफिट अगर कोई ले रहा है उसको उसका बेनिफिट देने से हटाया सकता है। हाँ, नाउ द क्वेश्चन में अराइज वेदर दिस व्हील कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कैन इवन बी लिफ्टेड ऑफ पीयर्स। तो लिखा हुआ है बिफोर गोइंग इनटू दिस वन शुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पेयर लिफ्टिंग ऑफ व्हील। It means looking behind the company as a legal person, that is disregarding the corporate entity and paying regards instead to the realities behind the legal facet, where the court ignore the company and concern themselves directly with the member and manager. The corporate wheel may be said have been lifted only in appropriate circumstances. The court are willing to lift the corporate wheel, and that too when question of control आर इन्वॉल्व रादर देन मेरली अ क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप। अगर हमें ऐसा लगा कि 2-3 पॉइंट्स हमें ऐसे लगे कि जहां कंट्रोल चेक करना जरूरी है, जहां पे लोगों का इंटरेस्ट डाइल्यूट हो रहा है और कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए ऐसा हो रहा है, तो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है। तो फिर हम उसके एडवांटेज को रोकेंगे। यही कोर्ट ऑफ लॉ ने किया था सालमन वर्सेस सालमन के केस में। अच्छा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के बारे में क्या लिखा हुआ है देखो। अब इसके बारे में आगे डिटेल से क्या लिखा हुआ है। The following are the two cases where company law disregard the principle of corporate personality or principle that the company is legal entity distinct from its member। अब इस दो बेनिफिट में अगर आप दो जगह बेनिफिट लोगे, कौन से दो बेनिफिट लोगे जी? पहला बेनिफिट कहता है कि अगर आपने हमें पता करना है कि टू डिटरमिन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी एंड प्रोटेक्ट रेवेन्यू। पता चला कंपनी के कैरेक्टर को देख के पता चला कि जिन लोगों ने कंपनी खोली है वही उसका फायदा उठा रहे, लोगों से पैसे लूट रहे हैं। इसको देखते हैं, अंदर पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इस पॉइंट में, दैट इज टू डिटरमिन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को एंड enemy or friend in law relating to trading with the enemy where test of control is adopted. The leading case in this point is Daimler Company Limited versus Continental Tire Rubber Company. If the public interest is not likely to be jeopardy, the court may not be willing to crack the corporate shell, but it may tends to wheel or ascertaining whether the company is an enemy company. It is true that unlike the natural person, the company does not have mind or conscience. Therefore, it cannot be friend or foe. It may, however, be categorized as enemy company if the affairs are under control of people of the enemy country. For this purpose, court may examine the character of the person who are really at them affair of the company. अगर ऐसा लगेगा कंपनी के बेनिफिट को फायदा उठाया जा रहा है, अगर ऐसा लगेगा कि आप उसके नाम का फायदा उठा रहे हो, तो जी इसका बेनिफिट आपको किसका नहीं मिलेगा, जो कॉर्पोरेट व्हील का बेनिफिट है। दूसरा, अगर हमें ऐसा लगता है कि रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, अगर हमें ऐसा लगता है रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा, कुछ टैक्स आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा, तो फिर हम इस पे एक्शन लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन सर्टेन मैटर कंसर्निंग द लॉ ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज एंड स्टैम्प पर्टिकुलरली वेयर क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज इश्यूड वेयर कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू इवेट द सर्कमस्टांसेस। टैक्स की बचत आप कर रहे हो इस तरीके से तो गलत है, इसका बेनिफिट नहीं उठाने देंगे। इट वॉज हेल्ड दैट कंपनी वॉज नॉट अ जेन्युइन कंपनी एट ऑल बट मेयरली द असेसी हिमसेल्फ डिस्गाइज अंडर द लीगल एंटिटी ऑफ लिमिटेड कंपनी। लो जी, बंदे ने खुद कंपनी खोली इसीलिए थी कि इसका बेनिफिट मुझे मिल जाए, तो फिर कॉर्पोरेट व्हील जो कंपनी लॉ में बेनिफिट था वो आपको नहीं। अच्छा, तीसरी बात पता क्या चलती है कि पता चला कोई लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए आपने ऐसा किया, where it was found that sole purpose of the formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen. The Supreme Court upheld piercing the wheel to look at the transaction the workmen। इस तरीके से अगर पता चला कोई लाइबिलिटी पे करनी थी वो नहीं कर रहे, तो इस तरीके से आप गलत हो, कॉर्पोरेट व्हील को पियर्सिंग माना जाएगा। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है जी, कॉर्पोरेट व्हील क्या है,
कॉर्पोरेट विल की एक्सेप्शन क्या है और कब इस कॉर्पोरेट विल को पीयर से लिफ्ट किया सकता है, और सर्कमस्टेंसेस समझाओ, और सालमन वर्सेस सालमन का आपसे केस लॉ डिस्कस भी करवाया जा सकता है। एक और 2 पॉइंट और हैं इसमें, देखो क्या कह रहा है ये पॉइंट। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट। लो जी, अ कंपनी में सम टाइम be regarded as agent or trustee or its member on other company and may therefore be deemed to have lost its individuality in favor of principal. Here the principal will be held liable for the act of that company. लो जी, एक पर्सन, एक कंपनी प्रिंसिपल बन गई, दूसरी क्या बन गई, उसकी एजेंट, और ये प्रिंसिपल कंपनी उसके बिहाफ में काम कर रही है, तो हेयर द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल टू एक्ट ऑफ दैट कंपनी। तो एजेंट वाली कंपनी को छोड़ के प्रिंसिपल से सारी रिकवरी करवा देंगे। क्लियर? चलो जी, उसके बाद एक और केस लिखा हुआ है, पता चला कंपनी वॉज फॉर्म फॉर फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट और डिफीट लॉ वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड टू सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस टू डिफीट द सर्कमस्टेंसेज ऑफ लॉ, डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, तो फिर आपको हम कॉर्पोरेट व्हील का बेनिफिट नहीं देंगे। तो अगर समराइज करें इस चार्ट के थ्रू तो हम क्या समझ में आता है हमको, अगर हम समराइज करते हैं जी तो ये बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। ट्रेडिंग विद एनिमी अगर आप कर रहे हैं, कॉर्पोरेट एंटिटी यूज टू इवेट टैक्स की बचत करने की सोच रहे हैं, वेयर कंपनीज फ्रॉम अदर कंपनीज अदर सब्सिडरी एजेंट की तरह काम कर रही है तो प्रिंसिपल से रिकवरी करेंगे। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से ऐसा काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा लगा वेयर डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर कॉर्पोरेट व्हील का क्वेश्चन पूरा आता है तो मीनिंग लिखनी है और उसको ये 4-5 केस में समझाना है कि इन केस में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है, फिर मेंबर इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। वेरी क्लियर? चल नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। बहुत ही बढ़िया चार्ट बना हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी हमारे पास कहता है बहुत सारी कंपनियां हमारे पास कैटेगराइज हैं, इनकॉर्पोरेटेड भी है, अनइनकॉर्पोरेटेड भी है, रजिस्टर्ड भी है, स्टैचुरी भी है, चार्टेड भी है, लिमिटेड लायबिलिटी भी है, ठीक है ना, शेयर कैपिटल के हिसाब से पब्लिक कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है। तो ये पूरे चार्ट का डिस्कशन हम लोग डिटेल से करते हैं, राइट। चलो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन जो आती है वो आती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है जी, ये कौन सी कंपनी है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, देखो इसको, सेक्शन 222 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइन दैट व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ the company is limited by memorandum of association, the amount if any unpaid on the shares held by them is known as company limited by shares। जब कंपनी ओपन होती है तो कंपनी का मेमोरेंडम बनता है, एमओए जिसे बोलते हैं, तो उस टाइम में मैंने जितनी लायबिलिटी ली थी उतनी ही लायबिलिटी मैं पे करूंगा एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग ऑफ द कंपनी, और जब कंपनी को जरूरत होगी। It thus implies that meeting of the debt of the company, the shareholder may be called upon to contribute only to the extent of amount which remain unpaid to the shareholding. His separate property cannot be encompassed। भैया घर से नहीं लाऊंगा, मैंने जितने के शेयर परचेज कर रखे हैं, जितनी मेरी लायबिलिटी बनती है उतना ही पैसा मैं पे करूंगा। दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्लियर? इसको पूरा आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहाँ पे गारंटी आ गया, क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 222 यहाँ पे कह रहा है कंपनी इज डिफाइन दैट अ कंपनी हैविंग अ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ सच अमाउंट एज मेंबर में बी respectively undertake by memorandum to contribute to the assets of the company in the event of winding। अब यहाँ पे स्पेशली गारंटी ली है मैंने कि अगर कंपनी बंद होने कगार पे आई तो भैया इतना तो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा ही। Thus the liability of member of guarantee company is limited up to stipulated sum mentioned in the memorandum। member cannot be called upon contribute beyond stipulated sum। उससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो ये कैसी कंपनी हो गई? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्लियर? बाकी पूरा पढ़ना है इसको आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास आ गई अनलिमिटेड कंपनी। जैसे 2 टाइप आपने पढ़ा, दोनों में लिमिटेड लायबिलिटी थी किसी न किसी वे में। अब हमारे पास आती है जी अनलिमिटेड कंपनी। अब तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा नाम से, क्या लायबिलिटी की कोई सीमा ही नहीं है। क्या? देखो सेक्शन कौन सा है, 292। सेक्शन 292 कहता है डिफाइन अनलिमिटेड कंपनी एज अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑफ लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी कोई लेगा नहीं, वैसे ऐसी कंपनी कोई फॉर्म करेगा नहीं, बट
लिमिट ऑफ लाइबिलिटी मेंबर इन सच ए कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर सीजेज वेयर सीजेज टू बी मेंबर। जब तक आप मेंबर है तब तक आपकी लाइबिलिटी है, जब आप मेंबरशिप से हटे तब आपकी लाइबिलिटी खत्म होगी। अच्छा, उसके बाद द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द होल अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट एंड लाइबिलिटी बर्ड to be entitled to be claim contribution from other member. In case the company has share capital, the article of association must state the amount of share capital, amount of each shares. So long as company is going concern, the liability on the share is only liability which can be enforced by the company. तो इस तरीके से अनलिमिटेड कंपनी में सिंपल सी बात है भैया, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जितनी आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जब कंपनी बंद होगी तो आपको पर्सनली डेट भी देने पड़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये चार्ट कुछ समराइज चीजें कहता है। देखो यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी के बारे में कुछ चीजें और है, यहाँ पे समराइज हम कर लेते हैं। नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, अनलिमिटेड कंपनी की पहचान है। लाइबिलिटी सीजेज व्हेन ही सीजेज टू बी मेंबर, मैं मेंबर हूं ही नहीं अब तो लाइबिलिटी क्यों बियर करूंगा, दूसरा अनलिमिटेड कंपनी की पहचान। तीसरा, लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तो लाइबिलिटी किस बात की, यानी वाइंड अप के टाइम पे ही लाइबिलिटी क्रिएट की जाएगी और उसी टाइम डिटरमिन की जाएगी। मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट एंड लाइबिलिटी। दोबारा देखो इस पॉइंट को, लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर्स एक्सटेंड टू अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट एंड लाइबिलिटी। जितना डेट ऑन लाइबिलिटी होगा उस हद तक आपको लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। हाउएवर ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर। सेपरेटली तो लाइबिलिटी आपकी है ही, लेकिन अगर 10 मेंबर हैं तो आप बाकी से बोल सकते हो भैया आप भी शेयर करो, आप भी लाइबिलिटी बियर करो। क्लियर? चलो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपनी, बहुत ही फेमस जो प्रोविजन आया 2013 में और एग्जामिनेशन का ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। क्या? 1 पर्सन कंपनी। देखो जी, इसका मतलब एक पर्सन भी अगर चाहे तो कंपनी खोल सकता है। पहले ऐसा अलाउ नहीं था, पहले सिर्फ इसे बोलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक पर्सन कंपनी नहीं खोल सकता। अब ऐसा नहीं है, मैं और आप चाहे तो अकेले मिलके एक कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन उसके कुछ प्रोविजंस हमें पता होने चाहिए। वो प्रोविजन क्या है? देखो, सबसे पहले सेक्शन 262 में बोला गया है 1 पर्सन कंपनी एज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। 1 पर्सन कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोराइजेशन ऑफ अ कंपनी। ओपीसी डिफर फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरी। दोनों को एक मत मानना आप, सोल प्रोप्राइटरशिप ओपीसी नहीं, कंपनी मतलब कंपनी के प्रोविजन आप पे लगेंगे। As aspect that OPC is a separate legal entity with a limited liability of a member, whereas case of sole proprietary, the liability of owner is not restricted as extend to owner entire assets। अब आपको ये पता है सोल प्रोप्राइटरशिप में तो बिजनेस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड, लेकिन ओपीसी में ऐसा नहीं है, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड है। यही तो फायदा है ओपीसी का, इससे तो प्रोविजन आया। ओके, आगे क्या कहता है ये प्रोविजन? आगे क्या कहता है? The procedural requirement of OPC are simplified through exemption provided under the Act in comparison to other form of companies। थोड़ा सा प्रोसीजर इसके लिए इजी है। बाकी कंपनी आप खुलवाओगे प्राइवेट, पब्लिक, बहुत सारे टाइप आगे देखेंगे हम, उसमें प्रोसीजर चीजें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31C ऑफ कंपनीज एक्ट, ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड, यानी आगे हम पढ़ेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी ओपीसी एक प्राइवेट ही है विद अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एटलीस्ट 1 मेंबर। ओके जी, अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि ओपीसी में क्या क्या फीचर्स हैं, ओपीसी कंपनी की खासियत क्या है। देखो, सबसे पहले ओनली 1 मेंबर, ये सारे फीचर्स हम लोग 1 बाय 1 देख रहे हैं। एक ही मेंबर से काम चल जाएगा जी, हाँ, कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तीसरा कहता है मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ। अब एक ही पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी तरीके से तो किसी को रखना पड़ेगा ना, ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कहता है द अदर पर्सन whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent in prescribed form। अब सिंपल सी बात है, जिसको आप नॉमिनी भरवा रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो ये रहेगा मेरी जगह पे अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो उससे हम एक बार रिटर्न कंसेंट लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है सच अदर पर्सन में बी गिवन द राइट टू विदड्रॉ हिज कंसेंट, किसी भी टाइम वो विदड्रॉ भी कर सकता है। द मेंबर ऑफ ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, नॉमिनी चेंज भी हो सकता है।
एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शेल नॉट बी डीम टू बी ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। ऐसा नहीं उसका नाम बदल दिया तो मैंने एमओए चेंज कर दिया। एमओए का मतलब एक खास डॉक्यूमेंट है कंपनी के, ठीक है, ये बनते हैं कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है। ओनली अ नेचुरल पर्सन को ही बनाना है आपको, और वो नेचुरल पर्सन भी कौन होना चाहिए, जो कम से कम इंडिया में रहा हो 182 डेज, मतलब हम चाहते हैं भारतीय नागरिक, ठीक है ना, इसमें हम ये प्रोविजन चाहते हैं। ओपीसी में हम कोई पर्सन, ओपीसी का हम पर्सन को कोई बाहरी व्यक्ति को अलाउ नहीं करना चाहते। तो क्या लिखा हुआ है, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इंडिया, पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 182 डेज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट। यानी जो कंपनी खोलेगा वो ओपीसी उसी को मिलेगी जो कम से कम यहाँ पे पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, इसका मतलब होता है पिछले प्रीसीडिंग, प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल मतलब जैसे 2020-21 चल रहा है तो हम 19-20 वाला देखेंगे, ठीक है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। बात भी ठीक है। अब ये थोड़ा ना एक आदमी 10 ओपीसी खोल के बैठ जाए। नो माइनर शैल बिकम मेंबर ऑफ नॉमिनी, आप माइनर को नहीं कर सकते, नेक्स्ट पॉइंट ने बोला। उसके बाद सच कंपनी कैन नॉट कैरी ऑन नॉन बैंकिंग, ये बड़े बड़े काम आप मत करना भैया, बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बहुत बड़ा काम है, तो ये काम आपको हम नहीं करने देंगे। OPC cannot convert voluntary into any kind of company unless 2 years have expired from the date of, यानी किसी और फॉर्म में आप नहीं जा सकते। ओपीसी हो, ओपीसी रहो कम से कम 2 सालों तक, या एक्सेप्ट वेयर पेड अप कैपिटल आपकी बियॉन्ड 50 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपको फिर ओपीसी छोड़ना ही पड़ेगा। या एक और लिमिट है सेल की, कितनी, 2 करोड़ से ऊपर चली गई, एक्सीड 2 करोड़, तो आप ओपीसी से अदर फॉर्म ऑफ कंपनी में जा सकते हो। यहां से क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव वाला, ध्यान से समझो। यानी क्वेश्चन ये आएगा कि ओपीसी कब कन्वर्ट हो सकती है, चॉइस से भी और मैंडेटरी भी। कब, अगर 2 साल हो गए तो चॉइस है आपके पास, पता चला आपकी पेड अप कैपिटल बढ़ गई कितनी, 50 लाख से ऊपर, पता चला आपकी सेल इतनी ज्यादा है, कितनी, 2 करोड़ से ऊपर है, तो आप ओपीसी से किसी और फॉर्म में वॉलंटरी जा सकते हो कि भैया मुझे प्राइवेट करवानी, मुझे पब्लिक करवानी, इस तरीके। यहां से क्वेश्चन आएगा, लिमिट याद रखनी। क्लियर, आगे देखो। आगे कहता है इफ 1 पर्सन कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ सच कंपनी कंट्रावीन द प्रोविजन देन शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000। भैया ओपीसी के प्रोविजन का उल्लंघन करोगे तो 10,000 का फाइन है, विच फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपी फॉर एवरी डे, हर दिन 1,000 रुपए का जुर्माना। पता चला जुर्म कर दिया और डिले कर रहे, पे नहीं कर रहे, तो 1,000 रुपए डेली के हिसाब से आना पे करने, कंट्रावीन कंटिन्यू अगर किया तो, राइट। चलो ये हो गया हमारे पास समरी चार्ट, इसको एक बार देख लो, वीडियो को रोक के। ये हमारे पास समरी चार्ट हो गया ओपीसी का, ये सारे पॉइंट्स। 1 पर्सन होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी कहलाती है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, प्रोसीजर सिंपल है, सेपरेट एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है। ओपीसी तो क्वेश्चन 100% आता है, चाहे सब्जेक्टिव एग्जाम हो चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट टाइप कंपनी देखते हैं अब हम लोग, प्राइवेट कंपनी। करें प्राइवेट कंपनी, देखो प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है 268 में। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे प्रेस्क्राइब, जो होगी बाय इट्स आर्टिकल कंपनी का कहता है कि हम शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो प्राइवेट है, मतलब शेयर ट्रांसफर नहीं होता है, यानी जो मालिक है मालिकाना हक दे नहीं सकता किसी को। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर 200, 200 से ज्यादा मेंबर प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकते, याद रखना है। प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर देन शेयर ज्वाइंटली दे शैल बी काउंटेड एज 1। ये ध्यान रखना है कि अगर ज्वाइंट अकाउंट है, मान लीजिए 2 पर्सन, तो उसको हम एक ही मानेंगे। और इसमें प्रोवाइडेड है, ध्यान से देखो, और प्रोवाइडेड, यही चीज ध्यान रखना है। ये सब शेयर होल्डिंग के बारे में क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट person who are in employment of company and person who having been formerly in employment the company were member of the company while in that employment that have continued to be member after the employment cease shall not be included in the member। यानी जो 200 की लिमिट है उसमें इन लोगों को काउंट नहीं करना हमको, क्या, जो मेंबर, जो एम्प्लॉयमेंट में हैं और जो एम्प्लॉयमेंट में थे और अभी मेंबर हैं, उसको हम
अभी उसको 200 की काउंट में नहीं लेंगे। पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा कहता है पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट द कंपनी वर मेंबर ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, यानी जब नौकर थे, नौकरी पे थे तो मेंबर भी थे। हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर, अभी भी मेंबर हैं एम्प्लॉयमेंट के बाद, काम भले छोड़ दिया है, उसको हम नहीं लेंगे। क्लियर। तीसरा, प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्राइब, यानी सिंपल सी बात है, आप पब्लिक कंपनी तो है नहीं, प्राइवेट कंपनी है, तो ये पब्लिक से पैसा मांग भी नहीं सकती। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं तो ये प्राइवेट कंपनी है। अब आप इसके भी समराइज पॉइंट यहां से देख लो एक बार, यहां से पूरा वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट यहां से देख लो, ये प्राइवेट कंपनी के क्या हो गए फीचर्स। वीडियो को रोक के जल्दी से देख लो। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम नंबर 2, मैक्सिमम हमने देखा था 200, ठीक है। राइट टू ट्रांसफर नहीं, प्रोहिबिशन इन्विटेशन नहीं, स्मॉल कंपनी, हाँ ये नई बात है, स्मॉल कंपनी इस प्राइवेट कंपनी, आगे हम पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी, इसके जस्ट नीचे पढ़ाऊंगा। स्मॉल कंपनी को प्राइवेट कंपनी ही मानते हैं। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी, जो ओपीसी होगी वो प्राइवेट कंपनी, पढ़ाई है हमने। चलो जी चलो, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कौन सा, स्मॉल कंपनी के बारे में। स्मॉल कंपनी क्या है, करें इसको। स्मॉल कंपनी देखो क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्मॉल कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली लिमिट के ऊपर है। हर कोई कहता है छोटी कंपनी, तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 में स्मॉल कंपनी को डिफाइन ही कर दिया गया कि स्मॉल कंपनी है क्या। स्मॉल कंपनी गिवन अंडर सेक्शन 285 में बोला गया है विच मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। लो जी, एक तो आप पब्लिक कंपनी हो तो आप स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते, यानी पब्लिक कंपनी कभी भी अपने आप को छोटी कंपनी नहीं बोल सकती। तो स्मॉल कंपनी क्या है, पब्लिक के अलावा जिसकी पेड अप कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट देखो, पेड अप कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड, 50 लाख से ज्यादा आपकी पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए, सच हायर अमाउंट एज ए प्रिस्क्राइब, और अगर बढ़ के कर भी दी गई तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बढ़ के 10 करोड़ रुपी। अगर आप इसके अंदर लाई करते हैं, वैसे तो 50 लाख है, लेकिन इस लिमिट को प्रेस्क्राइब को ज्यादा भी किया जाए, शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़, तो आप स्मॉल कंपनी माने जा सकते हैं। क्लियर। टर्नओवर के बेसिस पे देखा जाए तो टर्नओवर, अगर आपका प्रॉफिट लॉस अगर हम दिखाएं तो उसमें कितना नहीं एक्सीड होना चाहिए, 2 करोड़ रुपी से इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तभी तक आप स्मॉल कंपनी हो, अदरवाइज नहीं। और अगर इस लिमिट को बढ़ाया भी जाए प्रिस्क्राइब में, नॉट मोर देन 100 करोड़, 100 करोड़, यानी 2 पॉइंट के पेड अप कैपिटल और टर्नओवर के बेस पे चेक करेंगे। अगर आप इसके अंदर लाइक करते हो तो स्मॉल कंपनी हो, अदरवाइज आप स्मॉल कंपनी नहीं हो। लेकिन अब ध्यान से समझो, आप जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको लिखना है एक्सेप्शन, यानी इन चीजों में अगर आप हैं तो आप अपने आप को स्मॉल कंपनी कभी भी नहीं बोलेंगे। होल्डिंग कंपनी ऑफ अ सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी ऑफ अ सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी अपने आप को स्मॉल नहीं बोलेगी। सेक्शन 8 कंपनी अपने आप को स्मॉल नहीं बोलेगी, और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट, तो आपको स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं देंगे। क्लियर। यानी ये जो लिमिट हमने पढ़ी थी टर्नओवर के पेड अप कैपिटल की, यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर। अब जैसे आपने पीछे आपने देखा था समराइज, फटाफट आप इसको वीडियो को रोक के और यहाँ पे समराइज एक बार देख लो कि स्मॉल कंपनी क्या है, यहां से एक बार इतना देख लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट समझ में आ गया तो पब्लिक भी आसानी समझ में आ जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां पब्लिक कंपनी होती हैं। देखो जी क्या कह रहा है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, सिंपल सी बात है, नॉट अ प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक कंपनी है। शेयर इसमें क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है जी। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम 7 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं, और ये पब्लिक से पैसा मांगेंगी। सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी को हम क्या मानेंगे, ये वाला पॉइंट ये था, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अभी मैं पढ़ाऊंगा होल्डिंग और सब्सिडरी, यानी अगर आप किसी होल्डिंग की सब्सिडरी हैं और वो होल्डिंग पब्लिक कंपनी है तो आप भी क्या माने जाएंगे, पब्लिक कंपनी। अभी समझा रहा हूं होल्डिंग सब्सिडरी, बात समझ में आ गई। तो पब्लिक कंपनी
का मतलब प्राइवेट नहीं है, शेयर ट्रांसफरेबल है, मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड, तो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। और पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। ये थी पब्लिक कंपनी। सेक्शन किस सेक्शन ने डिफाइन किया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ने बताया पब्लिक कंपनी के बारे में। क्लियर? चलो जी आगे देखते हैं। अब आ जाइए मेन। आप देखते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है और जो थोड़ा लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है। मैं आपको समझा रहा हूँ और आप इस पूरे पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना। होल्डिंग सब्सिडरी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप डेफिनेशन पढ़ लेना। देखो ध्यान से, पहले होल्डिंग क्या है। होल्डिंग कंपनी मतलब जो कंट्रोल कर रही है। होल्डिंग कंपनी मतलब जो कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है। सब्सिडरी मतलब उसका उल्टा। मैं दोनों एक साथ समझा रहा हूँ। होल्डिंग का मतलब वो कंपनी जो किसी को कंट्रोल कर रही है, सब्सिडरी कंपनी जो दूसरी के कंट्रोल में। अब कंट्रोल का मतलब क्या? कंट्रोल का मतलब क्या? तो होल्डिंग कंपनी कौन है? देखो, जो क्या कर रही है, दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपोजिशन को मेंटेन करती है। वोटिंग पावर उसके पास है, ज्यादातर डिसीजन वही लिए जाते हैं, मोर देन हाफ। तो इसका मतलब आप होल्डिंग कंपनी। उसका अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताऊं तो इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर। इंडिया में क्या मैंने बताया? हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, और एक है यूनिलीवर। यूनिलीवर बाहर की कंपनी है, ये है होल्डिंग कंपनी। इसने इंडिया में कंपनी खोली HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये है सब्सिडरी कंपनी। बात समझ में आई? तो ऐसी कंपनियां काम तो अलग करती हैं लेकिन रिश्ता तो है ना होल्डिंग सब्सिडरी का। तो ये है। अब इसको आप पूरा पढ़ना, कोई डाउट है तो पूछ लेना। होल्डिंग यूनिलीवर, सब्सिडरी हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। इस तरीके से पीएनजी एक कंपनी है और पीएनजी इंडिया के नाम से इंडिया में काम करती है, तो वो सब्सिडरी, ठीक है। डेफिनेशन पूरी पढ़ना, डाउट आए तो पूछना। इस पीडीएफ में देखो 2-3 इलस्ट्रेशंस भी हैं, उसको आप एग्जांपल 2-3 दिए हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं 1-2 देख लेता हूं। एग्जांपल ये वाला है, ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी if B control the composition of board of director of A, that is B can without consent of approval of any other person appoint or remove majority of directors of A। तो यहाँ पे रिश्ता कैसा है? सब्सिडरी होल्डिंग का। दूसरा एग्जांपल, A will be subsidiary of B if B hold more than 50% of share capital। देख लो, 50% ज्यादा शेयर तो उसी ने होल्ड कर रखे। इस तरीके से जब स्टेटस होता है तो हम क्या बोलते हैं? होल्डिंग सब्सिडी। तो इसलिए दोनों को एक साथ समझाया मैंने। पढ़ना पूरा आप इस पीडीएफ को, राइट। चलो जी, एक होता है एसोसिएट कंपनी, ये भी इन्हीं के रिलेशन में काम करता है। एसोसिएट कंपनी देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, सब्सिडी जैसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट। क्या लिखा है? इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, एक ऐसी कंपनी है, मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, प्रभावित कर देती है, बट विच इज नॉट सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस इंक्लूड जॉइंट वेंचर कंपनी। मतलब सब्सिडरी की डेफिनेशन में तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके साथ मिलके काम कर रही है, उसके अंडर थोड़ा कंट्रोल में तो है, पूरी तरीके से सब्सिडरी नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब बता रहा है एटलीस्ट 20%। वहां पे कितना था? 50। यहाँ पे क्या? 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल पार्टिसिपेशन, यानी वहां से कम है। और दूसरा कहता है द एक्सप्रेशन ज्वाइंट वेंचर मीन्स अ ज्वाइंट अरेंजमेंट वेयर पार्टीज दैट ज्वाइंट कंट्रोल अरेंजमेंट। दो कंपनी मिलजुल के काम कर रही है कि चलो भाई तुम मेरे काम में हाथ बटा लेना। तो इस तरीके से ये एसोसिएट है। एसोसिएट मतलब साथ में मिलकर काम करने के लिए इन लोगों ने इस तरीके से काम किया है। तो एसोसिएट कंपनी को भी आप पूरा पढ़ना, समझ में आ जाएगा। एसोसिएट कंपनी मतलब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, सब्सिडरी नहीं है, लेकिन सब्सिडरी जैसा है, इसमें थोड़ा परसेंटेज कम है कंट्रोल का। क्लियर? चलो जी, ये भी हमारा एसोसिएट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट समझा देते हैं, लिस्टेड कंपनी समझ लेते हैं। लिस्टेड कंपनी और आसान, इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। लिस्टेड कंपनी मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जिसके शेयर मैं और आप शेयर मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। हर कंपनी लिस्टेड नहीं है, लेकिन वो कंपनियां जिसके स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बिकते हैं, लिस्ट होती है वो कंपनी। अब लिस्टिंग होने के लिए बहुत सारी कंडीशन है, वो यहाँ पढ़ना जरूरी नहीं है। तो यानी जो कंपनी लिस्टेड है, जिसके शेयर मार्केट में बिकते हैं, उसे हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो।
आगे अनलिस्टेड क्या हो गया, इसका उल्टा, जिस कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए गवर्नमेंट कंपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन आएगा। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है, देखो ध्यान से, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जिसका 51%, नॉट लेस देन, मतलब कम से कम, 50 नहीं लिखा हुआ, 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे सेंट्रल चाहे स्टेट चाहे दोनों मिलके। आप डेफिनेशन पूरी पढ़ लेना, मैं समझा रहा हूं। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसका कम से कम 51% से ज्यादा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, दोनों ने मिलके कंट्रोल किया हुआ है, लिया हुआ है, उसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर हो गया? शेयर होल्डिंग के ऊपर डिसाइड होता है, कोई भी कंपनी हो सकती हो, पता चला 54% सरकार के हाथ में, तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। क्लियर जी? चाहे वो सेंट्रल हो स्टेट हो। अच्छा, एक और कंपनी है फॉरेन कंपनी, इसकी भी डेफिनेशन बहुत अच्छी है, इसकी डेफिनेशन पढ़ के हम समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ने से रहता है कोई वर्ड जो है मिस ना हो जाए। देखो फॉरेन कंपनी क्या कहता है। फॉरेन कंपनी इट मीन्स अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। लो जी, बाहर इसका क्या हुआ है, इनकॉर्पोरेशन, यहां आके काम कर रही है। हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में काम कर रही, चाहे खुद थ्रू इटसेल्फ और एजेंट के थ्रू, चाहे फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, और काम कर रही है, और काम कर रही है। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी बोलेंगे। मेन चीज क्या है, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है और इंडिया में काम कर रही है किसी भी मोड में। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट है सेक्शन 8 कंपनी। इसको मैं रीड नहीं कराऊंगा, सब समझाऊंगा, आप इसको पढ़ लेना इस पूरे पीडीएफ को। सेक्शन 8 कंपनी क्या है जी? सेक्शन 8 कंपनी का मतलब चैरिटेबल वाली कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी पतंजलि लिमिटेड जो कंपनी खुली है वो किस लिए है, वो किसके अंदर है? सेक्शन 8 कंपनी। जब आप सरकार को कहते हैं कि हम कैसे काम करेंगे, चैरिटेबल नेचर के काम करेंगे, आर्ट साइंस कॉमर्स को प्रमोट करेंगे, हम जिस तरीके से कुछ वेलफेयर के लिए काम करेंगे, प्रॉफिट को अपने भलाई के काम में लगाएंगे, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे, जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं। एनजीओ नहीं है, एनजीओ की फॉर्म में एक कंपनी है। ठीक है, इंडिया में अगर देखें तो कुछ एग्जाम्पल अगर आपने देखे होंगे तो जैसे ये हैं, ये एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, और भी पतंजलि मैंने एग्जाम्पल बताया, फिक्की, एसोचैम, नेशनल स्पोर्ट्स इंडिया, CII, इस तरीके से ये लोग कौन है? गवर्नमेंट कंपनी है। चलिए, तो ये हमारे पास गवर्नमेंट प्रोविजन भी कवर हो गया। तो ये वाला प्रोविजन आप वीडियो को रोक के ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक बार इसके पॉइंट्स पढ़ लेना, ये वाले फीचर्स। ठीक है, कोई डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, फोटो क्लिक करके या जो प्रोविजन में डाउट है पूछ लेना। मेरी पूरी कोशिश है समझाना, और रीड करना आपका काम है, रीडिंग से आप बच नहीं सकते, रीडिंग करेंगे आप तभी आपको प्रोविजन क्लियर होगा। ठीक है, तो सेक्शन 8 कंपनी मजेदार है, पढ़ेंगे समझ में आएगा। उसके बाद देखते हैं डोरमेंट कंपनी। अब ध्यान से समझो डोरमेंट कंपनी, ये भी मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ेंगे आप खुद। डोरमेंट कंपनी क्या है? डोरमेंट कंपनी पहली बात कोई कंपनी नहीं है, ये एक स्टेटस है। क्या मैंने बताया? स्टेटस है। जैसे मान लीजिए आपने कंपनी खोली, ठीक, कंपनी खोली और आपका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, तो इसे हम बोलेंगे इनएक्टिव कंपनी। और आप काम करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट के पास जाके एक लाइसेंस ले सकते हो, एक तरीके से आप एक स्टेटस ले सकते हो कि भाई मुझे अभी फिलहाल डोरमेंट कंपनी दे दीजिए, मैं अभी आगे काम करूंगा। तो मेन इसमें वर्ड क्या है? 2 साल से आपका काम नहीं चल रहा है, या फिर 1 साल हो गए आपके काम, लाइसेंस आपके लिए कंपनी के, और आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं आप, तो फिर आपको डोरमेंट कंपनी बोला जाएगा। ठीक है ना? अब ट्रांजेक्शन कैसी नहीं, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन बोला गया, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आप नहीं कर रहे। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप फीस नहीं पे कर पा रहे, या कोई आप एक्ट को फॉलो नहीं कर पा रहे, मतलब जिस चीज के लिए आप मेन इनकॉर्पोरेट हुए वो काम नहीं कर रहे, तो हम क्या बोलेंगे आपको? डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आपको कौन दे देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देगा। ये इसका मतलब है एक तरीके से इनएक्टिव कंपनी, राइट? इसको आप पूरा पढ़ना, ये वाला पूरा डोरमेंट कंपनी का प्रोविजन। चलो जी, निधि कंपनी पे आ जाओ। अब आप निधि कंपनी, निधि कंपनी क्या है? निधि कंपनी का मतलब है ये सेक्शन कौन सा है? 406।
निधि कंपनी का मतलब कह रहा है निधि म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, जो आप जैसे बोलते हैं ना 10-15 लोगों ने सोसाइटी खोल ली, तो इस तरीके से मीन्स अ कंपनी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर टू बी निधि कंपनी। पहले तो लाइसेंस लेना पड़ता है, और जो 10-15-20 लोग मिलकर छोटे मोटे पैसे जुटा के आपस में जैसे सोसाइटी बना के काम करते हैं, उसे हम निधि कंपनी बोलते हैं। उसके बाद जी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये क्या है? Public Financial Institution PFI, by virtue of Section 272 Companies Act 2013, the following institution may be regarded as public financial institutions: LFI लाइफ इंश्योरेंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस कंपनी को, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को। तो कुछ ऐसे ऑलरेडी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको हमने एक हेडिंग में नाम दिया है, उसे हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। अब पीएफआई होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, पीएफआई होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं जी? ये वाली देख लो। इट हैज बीन स्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अंडर लॉ, किसी लॉ के तहत इनको गवर्न किया गया हो। नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एक तरीके से सरकार के अंडर इनका कंट्रोल होना चाहिए, तभी हम इसको पीएफआई का दर्जा देंगे। चलो जी, तो यहां तक हमने देख लिया कंपनी की बेसिक मीनिंग, फीचर्स और टाइप्स ऑफ कंपनी हमारे कवर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे रजिस्ट्रेशन का, कंपनी का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ तक आप करो, पूरा कंटेंट रीड करो, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, मैं आईसीआई की साइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़िए, या फिर जो आपके पास बुक हो। क्वेश्चन मैंने दो तरीके से बताए, कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, कहाँ से सब्जेक्टिव। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच।